देखिए, मेरा वतन कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली या ऑप्शन डी राजेश जोशी। तो देखिए, मेरा वतन कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा, मेरा वतन कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52, जलते हुए डैने के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी शिवानी, सी हिमांशु जोशी या ऑप्शन डी अखिलेश। तो देखिए, जलते हुए डैने के लेखक या रचनाकार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमांशु जोशी। याद रखिएगा, जलते हुए डैने के लेखक हैं हिमांशु जोशी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53। देखिए, प्रश्न संख्या 53 है, लोग बिस्तरों पर कहानी किसकी है? लोग बिस्तरों पर कहानी किसकी है? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह की, या ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह की, या ऑप्शन सी अमरकांत की, या ऑप्शन डी कमलेश्वर की। तो देखिए, याद रखिएगा, लोग बिस्तरों पर यह कहानी किसकी है? काशीनाथ सिंह की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, काशीनाथ सिंह की यह कहानी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 54, कलम हुए हाथ कहानी के रचयिता हैं। कलम हुए हाथ कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन ए रमेश उपाध्याय, या राजेश जोशी, बलराम या मन्नू भंडारी हैं। तो देखिए, कलम हुए हाथ इस कहानी के जो रचनाकार हैं वह है ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा बलराम। याद रखिएगा, कलम हुए हाथ यह कहानी अगर आता है एग्जाम में तो याद रखिएगा, इसके जो रचनाकार हैं वह है बलराम। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55। देखिए, प्रश्न संख्या 55 है, आबूनस कहानी किसने लिखी? ऑप्शन ए कुंवर नारायण ने, बी भीष्म साहनी ने, सी सुरेंद्र अरोड़ा ने, या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा ने। तो देखिए, आबूनस कहानी किसने लिखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुरेंद्र अरोड़ा ने। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56। देखिए, प्रश्न है, जुगलबंदी उपन्यास है, जुगलबंदी उपन्यास है ऑप्शन ए गिरिराज किशोर का, बी नागार्जुन का, या ऑप्शन सी ममता कालिया का, या ऑप्शन डी उदय प्रकाश का। तो देखिए, जुगलबंदी जो उपन्यास है, तो यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गिरिराज किशोर का। जुगलबंदी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा गिरिराज किशोर। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57, लोक ऋण के रचयिता हैं। लोक ऋण के रचयिता हैं ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी मनु भंडारी, सी विवेकी राय, या ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, लोक ऋण के जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी, यानी विवेकी राय यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोक ऋण के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा विवेकी राय जो है इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 58, छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अस्क का, या ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल का, या ऑप्शन सी शैलेश मटियानी का, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए पहले इस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए क्लियर अच्छी तरह से देख लीजिए। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शैलेश मटियानी का। याद रखिएगा छोटे छोटे पक्षी उपन्यास हैं शैलेश मटियानी का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, दुहा उपन्यास है अमृत राय का, या रामदरस मिश्र का, सी हिमांशु जोशी का, या डी मणि मधुकर का। तो देखिए दुहा उपन्यास किसका है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत राय का। पहला ही ऑप्शन सही होगा, अमृत राय। दुहा उपन्यास किसका है? अमृत राय का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, उनका फैसला किसका उपन्यास है? उनका फैसला किसका उपन्यास है?
ऑप्शन ए शेखर जोशी का, या ऑप्शन बी योगेश गुप्त का, सी गोविंद मिश्र का, या ऑप्शन डी कमलेश्वर का। तो देखिए उनका फैसला किसका उपन्यास है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, योगेश गुप्त का। याद रखिएगा योगेश गुप्त का उपन्यास है उनका फैसला, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, बंटता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, बी राजेंद्र यादव, सी निरुपमा सोबती, या ऑप्शन डी शेखर जोशी। तो बंटता हुआ आदमी यह उपन्यास किसका है, यानी कौन है इसके रचनाकार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा निरुपमा सोबती, इनका ये उपन्यास बंटता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं निरुपमा सोबती, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि कटरा बी आरजू उपन्यास है, कटरा बी आरजू उपन्यास है ऑप्शन ए रांगे राघव का, या मंजूल भगत का, सी जयशंकर प्रसाद का, या ऑप्शन डी राही मासूम रजा का। तो देखिए कटरा बी आरजू ये जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वह है ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट होगा राही मासूम रजा का। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में, इसलिए एंड तक देखिएगा, यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो अब इसके बाद देखिए प्रश्न जो है 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रश्न है कि गोवर गणेश उपन्यास किसका है, गोवर गणेश उपन्यास किसका है। ऑप्शन ए शेखर जोशी का, बी अमृत राय का, सी रमेश चंद्र शाह का, या डी नरेंद्र कोहली का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न जो है 63 इसका राइट आंसर होगा कि गोवर गणेश उपन्यास किसका है, रमेश चंद्र शाह का। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह का यह उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, बंगला नाटककार दुजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का क्या नाम था। यानी बंगला नाटककार दुजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किस लेखक ने किया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे। याद रखिएगा रूप नारायण पांडे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, प्रसाद जी के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक पौराणिक नाटक है। 4 ऑप्शन देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु, या डी राजश्री। तो कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का जो कि पौराणिक नाटक में आता है, यानी पौराणिक नाटक है, कौन सा यहाँ पर नाटक है जो पौराणिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्मेजय का नाग यज्ञ। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 है, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा शब्द उपमेय है। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो उपमेय है, यानी नील है या शांत या गगन या हृदय। तो कौन सा शब्द है जो उपमेय है। पहले आप लोगों को यह चीज पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है। उपमेय यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द उपमेय है, तो इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए उपमेय और उपमान ये 2 होते हैं, तो इनमें आप लोगों को ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूं, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। जैसे कि अगर इस प्रश्न को ही देखें कि नील गगन सा हृदय, तो यहां पर देखिए प्रश्न को पढ़िए कि नील गगन सा हृदय, तो नील गगन सा हृदय, तो हृदय की तुलना किससे की गई है, नील गगन से। यहां पर कहा गया है कि नील गगन सा हृदय है, तो यहां पर कहा गया है कि हृदय जो है नील गगन सा है।
तो यहाँ पर हृदय शब्द क्या होगा, यानी जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पर हृदय क्या होगा, उपमेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए तो हृदय की तुलना की गई है, यानी हृदय को किसके समान बताया जा रहा है, नील गगन सा हृदय, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमेय। अगर और उपमान मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए, तो समझ रहे हैं ना, जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। यानी अगर आपको सरल शब्दों में और समझना है तो देखिए, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों को कि जिसकी तुलना, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, हृदय, और हृदय की यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, नील गगन से, तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा नील गगन, पर उपमेय क्या होगा, हृदय। तो याद रखिएगा, उपमेय और उपमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी सरल है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हृदय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, अर्थालंकार वक्तव्य को प्रगाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। कहा गया है कि अर्थालंकार वक्तव्य को प्रगाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। यह कथन किस लेखक के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नगेंद्र। तो देखिए किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, यह तरणी हंसनी सी सुंदर, इस पंक्ति में उपमान शब्द को चिन्हित कीजिए। तो देखिए अब आपको अभी मैंने एक प्रश्न पहले ही समझाया है कि उपमेय और उपमान कितने सरल तरीके से आपको बताया था कि जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। तो यहाँ पर देखिए कितना सरल है, कहा गया है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, यहाँ पर कहा गया है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किसकी किससे तुलना की गई है। तो अगर आप उपमान की बात करें तो कहा जाता है कि जिससे तुलना की जाए, तो किससे तुलना हो रही है, यहाँ पर आप देखिए किससे तुलना हो रही है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो किससे तुलना की गई है यहाँ पर, हंसनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हंसनी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर हंसनी जो शब्द है वह उपमान है, क्योंकि तरणी क्या कहा गया कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर है। तो समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, तो आपको हम जो है स्पेशल पीडीएफ आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ के अच्छी तरह से आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि उपमेय और उपमान का अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, महादेवी की रचना प्रक्रिया ग्रंथ किसका है? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि महादेवी की रचना प्रक्रिया ग्रंथ किसका है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र साहा का, रमेश कुंतल मेघ का, कृष्ण दत्त पालीवाल का या निर्मला जैन का। तो महादेवी की रचना प्रक्रिया यह ग्रंथ किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण दत्त पालीवाल का। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कृष्ण दत्त पालीवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ रचना किसकी है? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, यह रचना किसकी है? ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी की या नरेंद्र मोहन की, शंभुनाथ की या नामवर सिंह की। तो यह जो रचना है किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा नरेंद्र मोहन की। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, उपन्यास का शिल्प किसकी कृति है? ऑप्शन ए गोपाल दास, प्रेमचंद, इंद्रनाथ या त्रिभुवन सिंह की। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए प्रश्न है कि जिरह किसकी कृति है? ऑप्शन ए रघुवंश की, बी लक्ष्मीकांत वर्मा की, सी श्रीकांत वर्मा की या डी हरिमोहन की। तो जिरह किसकी कृति है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा की। याद रखिएगा श्रीकांत वर्मा की यह कृति है। अब इसके बाद देखिए 73 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 कि द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं।
4 ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं, रमेश उपाध्याय, सुरेश सिन्हा, गिरीश रस्तोगी और रमेश चंद्र साहा। पर हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस प्रश्न के जो आंसर है उसको लेकर अभी क्लियर नहीं है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसलिए इस प्रश्न को हम अभी पेंडिंग में लेके चलेंगे, बाद में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस प्रश्न पर जो है डाउट है। तो इसलिए इस प्रश्न को अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अब इस प्रश्न के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कबीर का आलोचक नहीं है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धर्मवीर, पारसनाथ तिवारी या निराला। तो देखिए कबीर का आलोचक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, तुलसीदास की कृति नहीं है। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी साहित्य लहरी या डी रामचरितमानस। तो देखिए तुलसीदास की कृति नहीं है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, साहित्य लहरी। क्योंकि साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की, याद रखिएगा। साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वह हैं सूरदास। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होता है? 2 अर्ध चिन्ह या एक निश्चित चिन्ह होता है या एक पूर्ण लिपि या अपूर्ण चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निश्चित चिन्ह। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? यानी ऑप्शन ए नागरी, बी दक्षिण नागरी, सी नंद नागरी या पर्वत नागरी। तो देखिए नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नंदी नागरी। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए ईसा के जन्म के 100 वर्ष बाद तक, या ईसा पूर्व द्वितीय सदी से प्रथम सदी तक, सी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक, या डी ईसा के प्रथम से 600 वर्ष बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए उर्दू, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी। तो देखिए मानक हिंदी, पहली बात तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली। याद रखिएगा मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि असत्य बताओ। ऑप्शन ए बिहारी डैश ब्रजभाषा, विद्यापति मैथिली, मतीराम खड़ी बोली और डी सूरदास ब्रजभाषा। तो देखिए प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए को बिहारी ब्रजभाषा बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर। बी विद्यापति मैथिली, ये भी ऑप्शन सही है। सी मतीराम खड़ी बोली, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, मतीराम खड़ी बोली। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मतीराम खड़ी बोली, क्योंकि अगर देखा जाए डी बिल्कुल सही है, सूरदास ब्रजभाषा बिल्कुल सही है, और विद्यापति मैथिली और बिहारी ब्रजभाषा, यानी यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो असत्य बताओ में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, मगही, मैथिली, भोजपुरी और गढ़वाली। तो यहाँ पर है कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही और मैथिली आप जानते हैं कि पूर्वी बिहार की बोली हैं, और भोजपुरी पश्चिमी बिहार की। तो यहाँ पर ये तीनों ही बिहार की बोलियां हैं। पर ऑप्शन डी अगर आप देखें तो गढ़वाली जो कि बिहार की बोली नहीं है, क्योंकि यह किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड में। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि गढ़वाली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है।
क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य की बोली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, देवनागरी लिपि है, वर्णात्मक है, प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो देखिए देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक है, प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो देखिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस वीडियो का ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है वो आप लोगों के लिए है कि इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा कि देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक है या प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहां पर दिया गया है, सत्य कथन है। ऑप्शन है कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। ऑप्शन बी कि नागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। सी देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। या डी देवनागरी तंत्रिका चिन्ह देवनगर से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरल प्रश्न है कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ था। तो ये तो सरल प्रश्न है 84 का, आपको भी इसका आंसर पता होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 कि द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए एस्टोनी, कन्नड़, बाहुई या तमिल। तो देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करें कन्नड़ बिल्कुल यहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत है, तमिल, बाहुई और इसके अलावा तेलुगु, मलयालम, ये भी कन्नड़, ये सब जो है द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टोनी, यानी एस्टोनी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर क्या होगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनी। याद रखिएगा कि जो कि यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं कन्नड़ है, तमिल है, बाहुई है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सब जो है द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं। एस्टोनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86, तो देखिए नैन नचाए कहीं मुस्काए, देखिए नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन ए भूषण या केशव, बोधा या पद्माकर। किसकी ये पंक्ति है, यानी इसके पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी पद्माकर। याद रखिएगा यह पंक्ति किसकी है, पद्माकर की। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 87, बिहारी सतसई में कितने धोए हैं, 770 हैं, 780, 700 या 713। तो देखिए बिहारी सतसई में कितने धोए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 713, यानी इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था। ऑप्शन ए सुभान, बी केली, रसवती या सुजान। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुजान। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान, सुभान, पद्मावती या नागमती। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभान। तो ये सरल प्रश्न है, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ज़्यादा समय इसमें हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी सरल प्रश्न है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी और 89 का भी यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी सुबान। बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था, सुबान। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 89 का तो आंसर आपको बता दिया, ऑप्शन बी सुबान। अब देखिए 90 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मतीराम, बी बोधा, सी बिहारी या चिंतामणि। तो यह जो है पंक्ति किससे संबंधित है और कहा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है। तो पहले तो ये पंक्ति भी मैं आपको पूरी बता दूं कि यहाँ पर पंक्ति क्या है कि जन्म ग्वालियर जानिए खड़े बुंदेले बाल तरुणाई आए सुघर
मथुरा बसी ससुराल। तो ये जो पंक्ति है कंप्लीट है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बिहारी जी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी।